किसी मुल्क में एक रहम दिल और आदिल बादशाह हुकूमत करता था। उसकी रहम दिली और इंसाफ पसंदी के चर्चे मुल्क भर में आम थे। रियाया भी अपने बादशाह से बहुत खुश थी। मुल्क में अमन व अमान का दौर दौरा था। लोग हंसी खुशी दिन गुजार रहे थे। एक दिन अचानक बादशाह के सर में दर्द हुआ। दर्द इतना शदीद था कि वो सर पकड़कर अपने बिस्तर पर लेट गया। शाही हकीम ने बादशाह की नब्ज देखी और इंतहाई तशवीश का इजहार करते हुए मलिका से कहा, बादशाह सलामत किसी नामालूम बीमारी में मुब्तला है। बादशाह की पुरअसरार बीमारी की खबर जंगल में आग की तरह मुल्क भर में फैल जाती है। मलिका आलिया की तरफ से सारे मुल्क में ऐलान करा दिया जाता है कि जो कोई बादशाह सलामत को इस पुरअसरार बीमारी से निजात दिलाएगा, से मुल्क का वजीर आज़म बना दिया जाएगा। वजीर ख़जाना बादशाह से शदीद हसद रखता था और ख़ुद बादशाह बनना चाहता था। एक साजिशी टोला इसके साथ था। एक दिन एक हकीम ने बादशाह का इलाज करने की इजाज़त चाही। मलिका आलिया ने फ़ौरन इजाज़त दे दी। जब हकीम ने बादशाह सलामत की नब्ज़ देखी तो शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मलिका आलिया से अलाहिदगी में जाकर कहा, बादशाह सलामत को कोई पुरअसरार बीमारी नहीं, बल्कि उन्हें ऐसा जहर दिया जा रहा है जो आहिस्ता आहिस्ता अपना असर करता है, जिससे इंसान का दिमाग नाकारा हो जाता है और वो हिलने जलने के काबिल भी नहीं रहता। मुआफ़ कीजिएगा, मुझे तो ऐसा महसूस होता है जैसे बादशाह सलामत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश की जा रही है। मलिका आलिया ने हकीम साहब की बात बड़े गौर से सुनने के बाद इसका शुक्रिया अदा किया और कहा, अब जल्द अज जल्द बादशाह सलामत का इलाज शुरू करें, मैं इस मामले को देखती हूँ। हकीम ने कहा, जहर का असर ख़त्म करने की एक नायाब जड़ी बूटी है जो सिर्फ काले पहाड़ों के दामन में पाई जाती है। मुझे वहाँ पहुँचने में 15 दिन लगेंगे। मलिका आलिया ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मेरे जहन में एक तरकीब आ रही है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्यों ना हम बादशाह सलामत को भी अपने साथ काले पहाड़ों की तरफ ले चली। इससे बादशाह सलामत की आब और हवा भी तब्दील हो जाएगी और हमारा कीमती वक्त भी बचेगा। रवानगी से पहले रास्ते में अपने वफादार सिपाही मोर्चों में बिठा देंगे। साजिशी लोग बादशाह को चंद आदमियों के साथ देखकर जरूर हमला करेंगे और जैसे ही वो हमला करेंगे हमारे सिपाही पीछे से उन पर हमला कर देंगे। मलिका आलिया, आपकी स्कीम बड़ी जबरदस्त है, इससे साजिशी लोग आसानी से बेनकाब हो जाएंगे। हकीम साहब, साजिश बेनकाब होने तक आप हमारे वफादार सिपाहियों की हिफाजत में रहेंगे। इंतजामात होते ही मलिका आलिया ने काले पहाड़ों की तरफ रवानगी का ऐलान कर दिया। शाही सवारी में हकीम साहब के अलावा बहुत कम लोगों को लिया गया था। वजीर ख़जाना ये ऐलान सुनकर बहुत खुश हुआ और अपने हामियों से कहने लगा, मुबारक हो, मलिका आलिया ने हमारी मुश्किल आसान कर दी। अब हम शाही सवारी पर हमला करके मुल्क पर कब्जा कर लेंगे। शाही सवारी आबादी से निकलकर जंगल से गुजर रही थी। वजीर ख़जाना के एक जासूस ने, जो शाही सवारियों में शामिल था, मौका पाते ही लाल रंग के गुब्बारे फिजा में छोड़ दिए। वजीर इसी इशारे का मुंतज़िर था। उसने फौरन अपने लश्कर को गुब्बारे की समत बढ़ने को कहा। थोड़ी देर बाद ही वजीर ख़जाना और उसके साथ शाही सवारी को चारों तरफ से घेरने लगे। अभी वो ठीक से शाही सवारी का जायजा भी ना ले पाए थे कि उन पर चारों तरफ से तीर बरसने लगे। तीरों की बारिश इतनी शदीद थी कि किसी को संभलने का मौका ना मिला। शाही फौज जो जंगल में छुपी हुई थी, चारों तरफ फैल चुकी थी। वजीर ख़जाना बदहवासी में आदेर अलिफादेर भाग रहा था। इतने में सिपा सालार तेजी से इसकी तरफ आया। इसे देखते ही वजीर ख़जाना मुआफ़िया मांगने लगा, मुझे मुआफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी सज़ा मुआफ़ी का फ़ैसला तो अदालत करेगी, फ़ी अलहाल तो अवाम का फ़ैसला सुन लो। मतलूबा बावटी हासिल करके शाही लश्कर दोबारा शहर में दाखिल हुआ। अवाम ने वजीर ख़जाना को पकड़कर उसके मुंह पर कालक मिली और गधे पर सवार करके पूरे शहर का चक्कर लगवाया ताकि बगावत करने वाले को इबरतनाक अंजाम पूरा मुल्क देख ले। इस तरह हसद की आग में जलने वाला वजीर ख़जाना खुद अपने खोदे हुए गले में जाग रहा।